महर 2023 के चुनाव के नतीजे तो सबके सामने हैं, पर उन आंकड़ों के पीछे की असल कहानी क्या है? ये सिर्फ एक जीत हार का विश्लेषण नहीं है। ये मैहर के लोगों की उम्मीदों, उनकी जरूरतों और उनके दिए हुए जनादेश को गहराई से समझने की एक कोशिश है। चलिए इस जनादेश की परतें खोलते हैं। किसी भी जगह की राजनीति को समझना होना तो पहले उसकी जमीन को, वहां के लोगों को समझना पड़ता है। ये है मैहर, मध्य प्रदेश के सतना जिले का एक बहुत अहम हिस्सा। ये सिर्फ एक नक्शे पर बना इलाका नहीं है, ये अपनी पहचान, अपनी चुनौतियों और अपने सपनों के साथ जीता जागता एक समाज है। तो आज हम इस पड़ताल में आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम मैहर की आत्मा को छुएंगे, फिर चुनावी समीकरणों के गणित को समझेंगे, इसके बाद जनादेश का पूरा विश्लेषण करेंगे कि ऐसा नतीजा क्यों आया। फिर बात होगी शासन के उन 4 मोर्चों की जो जमीन पर असर डालते हैं, और आखिर में जनता के लिए एक ठोस खाका और उद्देश्य के सही रास्ते पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैहर के मिजाज को समझते हैं। ये वो धरती है जिसकी पहचान उसके आध्यात्मिक केंद्र मां शारदा देवी मंदिर से है, और साथ ही यहाँ के बहुत पेचीदा सामाजिक ताने बाने से भी है। यहाँ की राजनीति सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये लोगों की गहरी आस्था और उनकी सामाजिक पहचान से जुड़ी हुई है। देखिए, यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो बस कुछ जातियों का जोड़ नहीं है, ये अलग अलग उम्मीदों वाले समुदाय हैं। ओबीसी समाज, जिसमें किसान बड़ी संख्या में हैं, उनकी चिंता जमीन और पानी की है। ब्राह्मण और ठाकुर समुदाय अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर बहुत संवेदनशील हैं, और करीब 20% SC/ST आबादी वो विकास में अपनी बराबर की हिस्सेदारी चाहती है। इन सबकी नब्ज पकड़े बिना यहाँ सार्थक राजनीति हो ही नहीं सकती। अच्छा, इस सामाजिक तस्वीर को समझने के बाद अब जरा उन ठोस आंकड़ों की तरफ चलते हैं जो 2023 के चुनाव ने हमें दिए। याद रखिए, ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये वोटरों की आवाज है। ये बताते हैं कि लोगों ने क्या कहा और कितनी मजबूती से कहा। मैहर में कुल मतदाताओं की संख्या है करीब 2,34,000। सोचिए, एक विधानसभा में लोकतंत्र का पैमाना कितना बड़ा है। हर एक वोट अपने आप में कहानी है, एक उम्मीद है, एक मांग है। और देखिए, इन वोटर्स में से लगभग 77% लोगों ने वोट डाला। ये बहुत ऊंचा टर्नआउट है, और ये साफ साफ दिखाता है कि मैहर के लोग अपने भविष्य को लेकर कितने जागरूक और सक्रिय हैं। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट डालने निकलते हैं तो वो एक पैगाम देते हैं कि हमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अब आते हैं उस नंबर पर जो इस पूरी चुनावी कहानी का एक मुख्य किरदार है, 21,394। ये जीत का अंतर है, ये कोई छोटा मोटा फासला नहीं है। ये नंबर एक निर्णायक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। पर सवाल यह है कि ये बदलाव क्यों आया, इसी को समझना जरूरी है। तो ये वोट आखिर गए कहां? बीजेपी को मिले करीब 39% वोट, कांग्रेस को मिले लगभग 28%। लेकिन कहानी का असली मोड़ यहां है। बीएसपी को करीब 16% और दूसरे दलों और निर्दलियों को मिलाकर 17% से ज्यादा वोट मिले। मतलब साफ है, विपक्ष का वोट एक जगह नहीं था, वो बुरी तरह बटा हुआ था। देखिए, संविधान हमें अपनी बात रखने का अधिकार देता है, और वोट उसी का एक जरिया है। ये एक जिम्मेदार नागरिक की गरिमा का सवाल है। तो आंकड़े तो हमने देख लिए, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये आंकड़े ऐसे क्यों हैं? अब हम क्या हुआ से क्यों हुआ की गहराई में उतरेंगे। ये किसी एक नेता की जीत या हार की कहानी नहीं है, ये उन व्यवस्थाओं और कारणों की पड़ताल है जिन्होंने इस नतीजे को शक्ल दी है। मैहर का चुनावी इतिहास देखिए, बड़ा दिलचस्प है। ये एक क्लासिक स्विंग सीट है, मतलब यहां की जनता किसी एक पार्टी से बंधी नहीं है। जनादेश को हर चुनाव में कमाना पड़ता है, वो विरासत में नहीं मिलता। आप देखिए, 1993 से सत्ता कभी कांग्रेस, कभी सपा तो कभी बीजेपी के पास रही है। ये दिखाता है कि यहाँ का वोटर बहुत सयाना है, वो काम देखता है, नाम नहीं। चुनाव सिर्फ मतदान के दिन नहीं जीते जाते, वो बहुत पहले जमीन पर संगठन की ताकत से तय होते हैं। एक तरफ बीजेपी का कैडर मजबूत और एक्टिव था और सरकार में होने का फायदा भी उनके साथ था, वहीं दूसरी तरफ एक बड़े नेता के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस में एक खालीपन आया और जमीनी मशीनरी भी थोड़ी कमजोर पड़ गई। सबक साफ है, संगठन के बिना कोई भी संदेश अधूरा रह जाता है। 2023 के नतीजे की कहानी का सबसे अहम हिस्सा है विपक्ष के वोटों का ये बिखराव। इस चार्ट को देखिए, आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बीजेपी के खिलाफ जो वोट थे वो एक जगह नहीं पड़े, वो कांग्रेस, बीएसपी और दूसरे छोटे दलों में बंट गए। इन सब को मिला दें तो 60% से ज्यादा वोट बनता है, लेकिन ये बिखरा हुआ था।
और इसी बिखराव ने जीत के अंतर को और बड़ा बना दिया। तो इस पूरी उलझी हुई तस्वीर को समझने और जमीन पर काम करने के लिए एक बहुत ही साफ सुथरे रणनीतिक ढांचे की जरूरत होती है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, यानी 4 मोर्चों पर एक साथ काम करने की रणनीति। और यह सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं, बल्कि सही मायनों में लोगों की सेवा करने का एक तरीका है। तो ये चतुर्मुख सिद्धांत है क्या? सीधी सरल भाषा में कहें तो ये एक 360 डिग्री अप्रोच है। ये किसी भी क्षेत्र की चुनौतियों और मौकों का नक्शा तैयार करने में मदद करता है। इसके 4 मोर्चे हैं जो अलग अलग हैं पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं: सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और संगठनात्मक। पहला मोर्चा है सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी लोगों के दिल और दिमाग से जुड़ना। इसका मतलब है किसानों से उनकी अपनी बघेली जुबान में बात करना, उनके पानी और सिंचाई के मुद्दे को अपना मुद्दा बनाना, हर समुदाय की पहचान और उनकी भावनाओं का सम्मान करना। राजनीति सिर्फ नारों से नहीं, लोगों के जीवन से सीधे जुड़ने से होती है। दूसरा मोर्चा है आर्थिक और विकास का, मतलब रोजी रोटी का। यहां सबसे बड़े मुद्दे हैं पानी, सड़क और रोजगार। नर्मदा सिंचाई का अधूरा काम हो या टूटी फूटी सड़कें, ये वो सवाल हैं जो हर घर को छूते हैं। युवा अच्छी नौकरियों की उम्मीद कर रहे हैं। इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करना ही किसी भी गवर्नेंस एजेंडे का असली काम है। तीसरा मोर्चा है सियासी बिसात का, मतलब अपने प्रतिद्वंदी की हर चाल को, उसकी ताकत और कमजोरी को समझना। ये जानना कि सत्ताधारी दल की पकड़ कहाँ मजबूत है और बीएसपी या बीजेपी जैसी पार्टियां किसके वोट पर कितना असर डाल सकती हैं। अपने विरोधी को समझे बिना कोई भी रणनीति कारगर नहीं हो सकती। और चौथा और शायद सबसे अहम मोर्चा संगठन का। ये वो रीढ़ की हड्डी है जिसके बिना कोई भी रणनीति जमीन पर खड़ी नहीं हो सकती। बूथ लेवल पर एक मजबूत टीम, एक ऐसा उम्मीदवार जिसके लोगों के बीच साफ छवि हो, और सोशल मीडिया से लेकर जमीनी संपर्क तक हर संदेश को लोगों तक पहुंचाने का पक्का इंतजाम। इसके बिना सब कुछ अधूरा है। तो ठीक है, हमने विश्लेषण कर लिया, चारों मोर्चे भी समझ लिए। अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है। यहां से बात सिर्फ विश्लेषण की नहीं, बल्कि एक ठोस एक्शन प्लान की होगी। एक ऐसा रोड मैप जो सिर्फ भरोसा बनाने पर नहीं, बल्कि लोगों की असली शिकायतों को दूर करने पर टिका हो। ये जीतने की नहीं, सेवा करने की तैयारी है। किसी भी अच्छे प्लान की शुरुआत लोगों की आवाज सुनने से होती है। महर की सबसे बड़ी शिकायतें क्या हैं? पानी की किल्लत और सिंचाई की समस्या, टूटी फूटी और असुरक्षित सड़कें, युवाओं के लिए रोजगार की कमी, अच्छे अस्पताल और कॉलेजों का अभाव। इन आवाजों को सुनना पहला कदम है। और हां, जब भी इस तरह की जानकारी इकट्ठा की जाती है तो भारत के डीपीडीपी कानून के तहत लोगों की प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान करना सर्वोपरि है। और इस काम को जमीन पर उतारने के लिए एक अनुशासित 90 दिन का प्लान चाहिए। D90 यानी 90 दिन पहले नींव तैयार हो, D60 पर स्थानीय मुद्दों का एक पक्का मैनिफेस्टो आए, D30 पर घर घर जाकर संपर्क तेज हो, और आखिर के 10 दिनों में पूरी ताकत झोंक दी जाए। चुनाव के दिन बूथ मैनेजमेंट सबसे अहम होता है। ये सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही समय पर सही रणनीति का खेल है। और आखिर में इस पूरी बातचीत को हमें चुनावी दांव पेच से ऊपर ले जाना होगा। हमें समझना होगा कि चुनाव जीतना मंजिल नहीं है, ये तो उस सफर की बस एक शुरुआत है जिसका मकसद जन सेवा है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, डेटा, रणनीति, विश्लेषण, ये सब तो सिर्फ औजार है। असली मकसद तो लोगों के लिए एक असरदार और जवाबदेह शासन देना है। एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो अगले चुनाव की नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी की सोचे, जो सिर्फ वादे ना करे बल्कि उन्हें पूरा करके जनता का अटूट विश्वास जीते। यही असली चुनौती है और यही सच्चा मकसद भी। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। उद्देश्य राजनीति से परे,